सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द टीपीएस ट्यूटोरियल्स। और आज हम बहुत दिनों बाद वापस आ रहे हैं अपने एक नए सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि हमारे बीकॉम ऑनर्स के सब सिलेबस में आता है। वो हम आज उसके यूनिट 1 पे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द ग्लोबलाइजेशन टॉपिक। हियर हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या टॉपिक का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या? ये टर्म है जो कि 1991 में लाया गया था। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। उस टाइम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सॉरी माय बैड। एंड ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें होता है कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज और बिजनेसेस को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस by which countries, business and people become interconnected. It allows free flow of goods and services, capital, technology and information across national borders. बेसिकली यहाँ पे नेशनल बॉर्डर्स की बात करी गई है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसेस काम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये है। एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को हेल्प किया किसने? ट्रांसपोर्टेशन ने, कम्युनिकेशन जो हम लोग ऑनलाइन कर पा रहे हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन को लाने में। इसका हम लोग बहुत बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, वो कितने सही तरीके से मतलब डिज़ाइन हुए यूएसए में, डिज़ाइन इन यूएसए। कंपोनेंट्स उसके बने साउथ कोरिया और ताइवान में, एंड बेसिकली असेंबल हुआ चाइना में या फिर इंडिया में। बहुत जगह हो रहा है अब तो, और बिक रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। एंड इसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम उसमें जानेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। कोई भी चीज़ का मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट अब वर्ल्ड वाइड हो गया। पहले कोई सिंगल कंट्री या कोई स्मॉल एरिया में बेस्ड था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द मार्केट हैज बीन expanded. Firm can sell their products globally. And second point is cost reduction. Production can be shifted to low cost countries. Like बहुत सारी से चाइना में या इंडिया में, जैसे बाहर से वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि अपना आउटसोर्स कर देती है, अपने कॉल सेंटर्स को इंडिया में आउटसोर्स कर देती है। हमें पता है कि बेंगलोर जैसी जगह पे या फिर नोएडा है, इन सब जगह बहुत सारे, और इवन हम में से बहुत को स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, अपना लिवलीहुड ट्राई कर कमा रहे होंगे वहाँ से। तो कॉल सेंटर्स वर्ल्ड वाइड एमएनसी का होता है, तो वो इंडिया में सस्ता पड़ता है उन्हें। तो ये भी फायदा होगा कि कॉस्ट रिडक्शन हुआ उनके लिए। एंड अनदर थिंग इज टेक्नोलॉजी शेयरिंग। डेवलपिंग कंट्रीज गेन एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लाइक बहुत से, जैसे इंडिया में पहले आईफोन्स नहीं बनते थे और हम मिलते भी नहीं थे। तो अब जिससे वर्ल्ड वाइड होने के कारण अब इंडिया में भी आईफोन्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वो एक्सेस हो गया हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, आईफोन्स के, मतलब एक्सपोजर जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन सबका। अनदर थिंग इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जैसे ट्रेड में भी हुई है, लॉजिस्टिक्स में, सर्विसेज में बताया, कॉल सेंटर सर्विसेज के बहुत सी जॉब डेवलप हुई है, जनरेट हुई है। अनदर थिंग इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जीडीपी को बूस्ट करता है एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को बढ़ाता है। एग्जाम्पल्स है जैसे मैंने बताया है ऊपर, इंडियन आईटी कंपनीज लाइक इंफोसिस एंड टीसीएस प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट अक्रॉस यूएस, यूरोप एंड एशिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल बिजनेसेस। इंक्रीजिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज बहुत बढ़ गई है क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। बेसिकली अब अलग अलग कंट्रीज के साथ कॉम्पिटिट कर रही हैं, अपनी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, सब कुछ हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। अब जो प्रोडक्ट है वो एक ही प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट अब कहीं कुछ मिल रहा है कहीं कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारे लिए फायदा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन अब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। पहले सिंगल कंट्री टू कंट्री काम होती थी, अब वर्ल्ड लेवल पे काम हो रहा है। अनदर थिंग इज फास्टर
बिजनेस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू डिजिटल कम्युनिकेशन। अब डिजिटली कम्युनिकेट करने के कारण बहुत सारी ऑपरेशन फास्ट हो रहे हैं। लाइक अगर हमें कोई चीज़ मंगाना होता है यूएसए से या फिर कहीं से भी, तो हमारे पास अब टेंशन नहीं है कि कोई जाएगा लेके आएगा, वैसा नहीं है। अब डिजिटली कम्युनिकेट करो कि हाँ हमें ये ऑर्डर है, वहाँ से वो सप्लाई सेंड कर देंगे, तो उसमें कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ रह गई है। एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स, जो है ऑपरेट करता है 100 से ज़्यादा कंट्री में, बट इंडिया में लोकल मेन्यू उसको अपनाना पड़ा, जो कि एक मैक आलू टिक्की, जो कि इंडिया में अपनाया उसने। बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड वो बीफ बेचते हैं, वेकन्स बेचते हैं और चिकन नगेट सब कुछ बेचते हैं, बट इंडिया में बेसिकली इंडिया एक ज़्यादा मोर प्री डोमिनेटिंग वेजिटेरियन कंट्री है, तो यहाँ पे मैक आलू टिक्की इज एसेंशियल, आलू सबको चाहिए। तो ये चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये हुए। अब है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस refers to all commercial activities that involve cross border transactions। ये याद रख लेना आप लोग, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो होते हैं, उसको जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजीज, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये जो एक्टिविटीज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आती है एग्जाम में, डिफरेंसेस बताना होता है और क्या क्या होता है ये बताना होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या है इंटरनेशनल बिजनेस। एन इंडियन टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स टू यूरोप इज एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। बेसिकली सीधी सी बात है, इंडिया की कोई टेक्सटाइल कंपनी जैसे कॉटन ही है इंडिया में, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम बेच पाते हैं, पहले ऐसा अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस में, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो बेसिस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस का। स्कोप है डोमेस्टिक बिजनेस का कि ये सिंगल कंट्री में ऑपरेट करता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में। लॉ है जो कि सिंगल वन लीगल सिस्टम है, लेकिन इंटरनेशनल में डिफरेंट लीगल है। करेंसी सिंगल करेंसी, मल्टीपल करेंसी, रिस्क लेस रिस्क, हायर रिस्क, क्योंकि बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के कारण रिस्क हायर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आता है कि और कौन कौन सी चीज़ें, तो यहाँ पे हम लोग कल्चरल इश्यूज देख सकते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में कल्चरल इशू मिनिमल होते हैं, बहुत कम, क्योंकि एक ही कंट्री की चीज़ें अंदर बाहर हो रही है, तो उसमें कल्चरल इशू होना बहुत मिनिमल है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंट रखता है। जैसे मैं आलू टिक्की का एग्जांपल था, अगर बीफ इंडिया में लाकर वो लोग बेचते तो नहीं बिकता, बहुत ज़्यादा कल्चरल इशू हो जाता। तो वही चीज़ है कि इंटरनेशनल बिजनेस में ये चीज़ें सिग्निफिकेंटली काम करती है। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो रिलायंस रिटेल्स जो है इंडिया में ऑपरेट करता है, डोमेस्टिक है, और रिलायंस जियो पार्टनरिंग विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल चला गया। बेसिकली यही चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज फर्म्स मस्ट डील विद, पहला कल्चरल डिफरेंस, हमने ऊपर ही पढ़ा कि कितना कल्चर डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस इन लैंग्वेज, कस्टम्स, वैल्यूज, कंज्यूमर बिहेवियर्स, बहुत सारी चीजें इसमें बीच में आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कल्चर कैन लीड टू फेलियर्स, बेसिकली यस मैकालू टिक्की एंड बीफ बर्गर। वॉलमार्ट फेल्ड इन जर्मनी पार्टली ड्यू टू कल्चर डिफरेंसेस इन शॉपिंग बिहेवियर। वॉलमार्ट की जो एग्जांपल है कि उस टाइम जर्मनी में, और उसके वर्ल्ड वाइड जो भी कस्टमर्स हैं, फिर वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी उसने अपने शॉपिंग ये सुपर मार्ट्स खोले हुए हैं, वहाँ का बिहेवियर और जर्मनी का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, तो वहाँ पे वो जर्मनी में फेल हो गया वॉलमार्ट। ठीक है, अब अभी पहला हमने पढ़ा कल्चरल डिफरेंस, अब सेकंड है लीगल एंड रेगुलेटिव डिफरेंसेस। डिफरेंसेस डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉ रिगार्डिंग ट्रेड, लेबर, टैक्सेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ट्रेड अलग अलग है वर्ल्ड में, लेबर अलग टाइप की है, लेबर का कॉन्सेप्ट अलग है, टैक्सेशन अलग है, सबको पता है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्सेशन है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उनका अलग है। तो ये चीज़ है कि लीगल और रेगुलेटिव डिफरेंसेस यहाँ पे आती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिकल कंपनीज मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट ड्रग रेगुलेशंस दैट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लाइक बहुत सारी कंट्रीज में हमारे जो विक्स हम लोग यूज करते हैं वो बैन है,
बट इंडिया में वो बहुत खुलेआम बिकता है और लोग चाव से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना लॉ रेगुलेशंस मैटर करता है, कि बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बैन है लेकिन इंडिया में खुलेआम बिकती है। तो यहाँ पे उनके लॉज स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लीनियंट है। एंड ये तो हो गया लॉ एंड रेगुलेशन वाला। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अफेक्ट्स बिजनेस। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हम लोग बाहर क्यों जाए, अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में आपको इंडिया में भी अगर बिहार की कोई बाहर से कंपनी आ रही है जो बिहार में आकर के क्या बोलते हैं ये वाइन शॉप खोलना खोलना चाह रही है, वाइन फैक्ट्री लगाना चाह रही है, तो कोई काम मतलब चलेगा? कोई नहीं होगा। सिमिलरली अगर एग्जांपल देखें तो सैंक्शंस ऑफ रशिया अफेक्ट्स ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज। अगर रशिया के ऑयल्स पर कहीं से सैंक्शंस लग जाते हैं तो वो ग्लोबली ऑयल्स को बहुत इम्पैक्ट करेगा और गैस कंपनीज को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये चीज़ है। अगला है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। कंपनीज countries differ in income level, inflation and economic development। बहुत सारी कंट्रीज जो है अभी इकोनॉमिकली डेवलप हो रही हैं और बहुत सारी बाकी हैं अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो वो भी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है लग्जरी ब्रांड्स, जो कि लग्जरी ब्रांड है और तो उनके पे फोकस करेंगे जो पहले से डेवलप हो चुके हैं उन पे, क्योंकि उनके पास हायर परचेजिंग पावर है। यहाँ पे लिखा है हायर परचेजिंग पावर, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आर लाइक उनके पास पैसे अभी अपने आप को डेवलप करने के लिए नहीं है, वो डेवलप हो रहे हैं, डेवलप होने के बाद वो खरीदेंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस आता है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, यस दे आर ट्रू। अनदर थिंग इज करेंसी फ्लक्चुएशंस। इसमें आता है कि एक्सचेंज रेट चेंजेस अफेक्ट प्रॉफिट एंड कॉस्ट। हमें पता ही है कि ऐसा होता है कि कभी कभी इंडियन रुपी, कभी कभी क्या बेसिकली इंडियन रुपी वीकेंड रहता है क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है, बट इम्पोर्टर्स सफर करते हैं क्योंकि इम्पोर्टर्स के लिए वो महंगा पड़ जाता है। तो बाहर से सामान मंगाना तो उनको महंगा पैसा देना पड़ता है, जो कि इंडिया में वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से जब बाहर जाता है सस्ता में, उनको वो सस्ते में बना करके महंगे में बेच पाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, करेंसी फ्लक्चुएशन से बहुत इंटरनेशनल बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनेशनलाइजेशन अगला पॉइंट है। इंटरनेशनलाइजेशन इसमें होता है कि मीनिंग ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है बाय विच अ कंपनी ग्रेजुअली एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड डोमेस्टिक बाउंड्रीज। ये जो हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा ये ही है इंटरनेशनलाइजेशन। वो वर्ल्ड वाइड क्रॉस बॉर्डर को काम कराते हैं, लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन कंट्री अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, उसको इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेप है इसमें कुछ स्टेजेस हैं इंटरनेशनलाइजेशन के। इसमें फर्स्ट स्टेज है डोमेस्टिक स्टेज, जिसमें होता है कंपनी ऑपरेट्स ओनली इन द होम कंट्री, फोकस ऑन लोकल मार्केट। ये कंपनीज करती हैं अपनी इंटरनेशनलाइजेशन, कंपनी करती है, और ग्लोबलाइजेशन एक पॉलिसी जो कंट्री करती है। डिफरेंस है, ग्लोबलाइजेशन इज डन बाय कंट्री ओनली एंड इंटरनेशनलाइजेशन इज डन बाय कंपनी ओनली। तो डोमेस्टिक स्टेज पहला है कि कंपनी जो है वो होम कंट्री में ही बेचती है अपना प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया में देखें तो बहुत सारे जो स्टार्टअप है, छोटे छोटे स्टार्टअप है, वो भी इंडिया में ही बेचते हैं। फिर जब उनका अगर एक अच्छा मोटा अमाउंट हो जाएगा इंडिया में, तो फिर वो लोग जाकर के बाहर बेचना शुरू करेंगे। जैसे कि अमूल का है, तो अभी कुछ टाइम पहले तक वो इंडिया में था, लेकिन अभी रिसेंटली ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमूल का एक टाइप किया फॉरेन के साथ, यूएसए के साथ, जिसमें वो अब अमूल अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल भी बेच सकते हैं। तो यही है एग्जाम्पल, एक स्मॉल लोकल मैन्युफैक्चर सेलिंग ओनली विद इन इंडिया, जो कि डोमेस्टिक स्टेज। अनदर इज एक्सपोर्ट स्टेज, कंपनी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट। अब कंपनी क्या करती है कि अपना प्रोडक्ट जो है फॉरेन में बेचना शुरू करती है। ये है एक्सपोर्ट शुरू कर रही है, बेचना नहीं शुरू कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, इसमें रिस्क कम होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। एग्जाम्पल है इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स सेलिंग टू यूरोप। बाहर बहुत डिमांड है इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड इज इंटरनेशनल स्टेज, स्टेबलाइज सेल्स ऑफिस और सब्सिडियरी अब्रॉड, मोर कमिटमेंट एंड कंट्रोल।
एग्जाम्पल इज एशियन पेंट्स सेटिंग अप ऑपरेशंस इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे कि अब अमूल का प्रोडक्ट्स जो बाहर मिलेंगे, पहले एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन अब वो वहाँ पे अपना जाकर के दुकानें खोल सकती है, वहाँ पे अपने शॉप्स चालू कर सकती है, अपनी सब्सिडरी अब्रॉड में स्टेब्लिश कर सकती है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है एशियन पेंट्स का, तो इसने भी वही ऑपरेशन अपने फॉरेन कंट्रीज में सेट कर सकते हैं। और उसके बाद है मल्टीनेशनल stages, operates in many countries with global strategy, and another is production and marketing are globally integrated. Example is Unilever, Nestle, Samsung. Basically yes, वर्ल्ड लेवल पे जो कंपनीज है वो, जैसे यूनिलीवर है, बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया में आकर भी वो बेचती है अपना, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से, एक्चुअल के नाम से अपना चालू कर देते हैं। नेशनल का जो हम लोग मैगी खाते हैं वो नेशनल की ही है, वो इंडियन तो है नहीं, बाहर की है। और सैमसंग बेसिकली ये भी बाहर की कंपनी है, इंडिया की तो है नहीं। एप्पल है, मतलब ये सब है मल्टीनेशनल स्टेज पे आ गए। अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल ओरिएंटेशन। इसमें अलग अलग ओरिएंटेशन है कि क्या, कुछ टाइप्स के ओरिएंटेशन है, ठीक है। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। होम कंट्री प्रैक्टिसेस आर कंसिडर्ड बेस्ट, की डिसीजंस आर मेड एट हेडक्वार्टर्स। एग्जांपल अर्ली जापानीज कंपनी मैनेजिंग फॉरेन सब्सिडीज फ्रॉम जापान। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ओरिएंटेशन होती है कि कौन सी कंट्री कौन कौन सी कंपनी कहाँ पर अपना ओरिएंट करे, मतलब अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही है, ये चीज यहाँ पे ये है। तो पहला है कि एथनोसेंट्रिक, मतलब कि जो कंपनी है वो अपनी होम कंट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट कंसिडर करी जाती है प्रैक्टिसेस के लिए। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जापानीज कंपनी जो है वो बाहर जाने से पहले मैनेजिंग फॉरेन सब्सिडियरीज फ्रॉम जापान, वो बाहर की अपनी कंपनीज को भी, सब्सिडियरी को भी जापान से ही मैनेज करना चाहते हैं। तो की डिसीजंस आर मेड एट हेडक्वार्टर ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट इज पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। ईच होस्ट कंपनी इज ट्रीटेड एज यूनिक, local managers handle operations. Example is a company allowing its Indian unit to design products specially for Indian consumers. यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक हो गया, एथनोसेंट्रिक हो गया कि जहाँ की कंपनी है वो डिसाइड करेगी कि मुझे वर्ल्ड वाइड कैसे बेचना है। लेकिन पॉलीसेंट्रिक है कि कंपनी जहाँ पर है, जहाँ की है नहीं, जहाँ पर ऐसे मैकडोनल्ड्स था, वो बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया में आकर उसने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन मार्केट के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही ईच कंट्री इज ट्रीटेड एज यूनिक, इंडिया एक यूनिक कंट्री की तरह ट्रीट करी गई। तो लोकल मैनेजर्स हैंडल ऑपरेशन, क्योंकि उसके जो मैनेजर है मैकडोनल्ड्स के इंडिया में, वो समझे कि भाई इंडिया में बीफ नहीं चल सकता, इंडिया में मैक आलू टिक्की ही चलानी पड़ेगी, तो उन्होंने अपने तरीके से हैंडल किया, लोकल मैनेजर ने हैंडल किया। A company allowing its Indian unit to design products specially for Indian consumers. समझ गया। Another is regionocentric orientation. Business strategies are designed for a region. Example, a company having separate strategy for South Asia or Europe. ये भी वैसे ही जैसे पॉलीसेंट्रिक है और वो किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है, और ये रीजनोसेंट्रिक एक रीजन के लिए है कि एक कंट्री भी हो सकती है, उसके अंदर एक एरिया भी हो सकता है, और एक कंट्री के अंदर भी एक एरिया हो सकता है, ठीक है। तो रीजनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में ये आ गया। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी है जो कि अपने अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना रही, लेकिन अपने जो साउथ एशिया के लिए अलग है, यूरोप के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया रीजनोसेंट्रिक। अब अनदर इज जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। वर्ल्ड is treated as single market, best talent and practices are used globally. Example, Google hiring talent from any country and offering similar services worldwide. जियोसेंट्रिक में हो गया कि पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट समझ के, जैसे गूगल ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट समझा और बेस्ट टैलेंट को एंड प्रैक्टिसेस को ग्लोबली यूज किया। लाइक गूगल सर्च जो है हमारे पास, और वो सबको पूरे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग गूगल सर्च चल रहा है, पाकिस्तान में अलग चल रहा है, फिर यूएसए में अलग चल रहा है, उसके अंदर जो इंटरनेट पे आ रहा है वो चीजें अलग है, लेकिन गूगल सर्च जो इंजन है वो तो एज इट इज है ना। तो ये चीज है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो वर्ल्ड वाइड यूज करेंगे, ग्लोबली यूज करी जाएंगे। ये होगी कुछ टाइप ओरिएंटेशन की।
कौन कौन से थे? पहला था एथनोसेंट्रिक, जिसमें पूरी कंट्री कहीं पे भी होगा वहीं का डिसीजन होगा जहाँ पे वो कंट्री बेस्ड है। सेकंड इज पॉलीसेंट्रिक, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा कि कैसा डिसीजन लेना चाहिए। रीजनोसेंट्रिक, रीजन रीजियोसेंट्रिक में हो गया कि जिस रीजन में है उस रीजन के हिसाब से काम करेगा। जियोसेंट्रिक में हो गया कि जिस पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट समझ के बेस्ट टैलेंट को यूज किया जाएगा ग्लोबली। अनदर इज मॉडल मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेसेस। पहला है कैसे इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री किया जाए। फर्स्ट इज एक्सपोर्टिंग, सेलिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे कैसे यहाँ पे था ना, इंटरनेशनलाइजेशन कैसे कैसे होता है, डोमेस्टिक होता है फिर एक्सपोर्ट होता है। तो फर्स्ट चीज कि मार्केट में कैसे उतरना है, तो फर्स्ट इज एक्सपोर्ट गुड्स, सेकेंड इज लाइसेंसिंग। पहले इंडिया टी जो है यूएस में बिकती है, एक्सपोर्ट होती है, फिर होता है कि लाइसेंसिंग, अलाउइंग फॉरेन फर्म्स टू यूज पेटेंट टेक्नोलॉजी और ब्रांड फॉर फ्री। ठीक है, जैसे कि डिज्नी लाइसेंस जो है कैरेक्टर्स को वो मर्चेंडाइज ग्लोबली करके बेचते हैं, तो ये हो गया लाइसेंसिंग की। भाई बाहर की जैसे स्टारबक्स बाहर की कंपनी है, तो वो लाइसेंस करती है कि हाँ इंडिया में आप मेरे को एज अ वो फ्रेंचाइजी में आ जाएगा। लाइसेंसिंग होगी कि बाहर की कोई चीज़ को हम लोग इंडिया में बेच सकते हैं। एग्जाम्पल है कि डिज्नी के जो मर्चेंडाइज है, या फिर जो कोरियन के कैरेक्टर्स के मर्चेंडाइज होते हैं, या फिर वन पीस और ये सब, मतलब अलग अलग एनिमे के जो होते हैं वो सब इंडिया में एक लाइसेंस के थ्रू बेचे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने बताया स्टारबक्स है, डोमिनोज है, केएफसी है, सबवे है, ये सब कहाँ है? ये इंडिया का थोड़ी, ये बाहर का है, बट इंडिया में लोग बेचा जा रहा है फ्रेंचाइजी लेकर के। तो ये है इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री के मोड्स। इसके बाद एक और आता है जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। टू और मोर फर्म्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज शेयर ओनरशिप। मारुति सुजुकी इंडिया प्लस जापान, मारुति इंडिया की थी, सुजुकी जापान की थी, दोनों ने आके मिला और बना दिया मारुति सुजुकी। सिमिलरली टाटा और क्या बोलते हैं ये स्टारबक्स मिलकर अलायंस की, और अभी स्टारबक्स जो है इंडिया में वो टाटा के साथ काम करता है। तो बेसिकली यही है। ठीक है, तो हमारा यूनिट 1 खत्म हुआ जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम यूनिट 2 के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहे, बने रहे साथ में। एंड कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट करके बताएं अपने क्वेश्चंस। लाइक शेयर तो आप कर देंगे अपने आप। ओके, चलिए, थैंक यू।